नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म की और हमास किस तरह से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ है उसमें उसकी क्या भूमिका है हमास की, और हमास की पैदाइश कब हुई थी और पूरी दुनिया में अलग अलग वक्त में किस तरह से इस तरह के आतंकी संगठनों ने अमन चैन को खिलाफ काम किया था, अमन चैन को डिस्टर्ब किया था, मानवता के लिए खतरा पैदा किया था और मानवता के सामने एक गंभीर चुनौती पेश की थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि टेररिज्म का इतिहास क्या है और टेररिज्म शब्द सबसे पहले कब इस्तेमाल में आया आम बोलचाल की भाषा में। जो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं अलग अलग आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज में, उसके आधार पर जो जानकारी मिलती है वह बताती है कि टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ था। हम सब जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस समय की राजशाही के खिलाफ था, राजतंत्र के खिलाफ था। और उस समय फ्रांस में जिस तरह की आर्थिक तबाही, बदहाली, सिविल राइट्स का एक तरह से गला घोटा गया था, जनता त्राहिमाम कर रही थी, जनता के लिए न खाने की व्यवस्था थी, न सिविल लाइफ के प्रोटेक्शन की व्यवस्था थी। और जब जनता ने एक बार नहीं कई मर्तबा उस समय के राजा या राजतंत्र के सामने अपनी फरियाद रखी तो जनता की मांगों को अनसुनी कर दी गई, अनदेखा कर दिया गया। नतीजा जन आक्रोश के रूप में देखने को मिला और इतिहास में इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति के रूप में जानते हैं। हम सब जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां दो और रिवॉल्यूशन हुआ, जिरांडिस्ट रिवॉल्यूशन या मूवमेंट और उसके बाद काउंटर रिवॉल्यूशन। तो जो जिरांडिस्ट रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ उसी को आगे चल के टेररिज्म कहा गया, ये हिस्टोरियन के जरिए, इतिहासकारों के जरिए। तो इस तरह से टेररिज्म की शुरुआत 18th सेंचुरी में बताई जाती है और उसके बाद से लेके जब इसको पॉपुलराइज हुआ यह वर्ड 1970 में, जब नॉर्दर्न आयरलैंड में आतंकी आंदोलन शुरू हुआ था, आतंकी वारदातों ने अपना दायरा बढ़ाया। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में एक हिस्सा जो आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था, उस वर्ग को 1970 में टेररिस्ट कहा गया और टेररिस्ट कह के संबोधित किया गया। तो उसके बाद वास्क कॉन्फ्लिक्ट या वास्क रेवोल्यूशन हुआ और फिर इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में एक वर्ग जो रिलीजियस रेसिस्टेंस मूवमेंट के जरिए सशस्त्र क्रांति चाहता था, जो रिलीजियस रेसिस्टेंस मूवमेंट के जरिए पैलेस्टाइन को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, जो रिलीजियस रेसिस्टेंस मूवमेंट के जरिए पैलेस्टाइन की खोई हुई सत्ता, खोया हुआ भूभाग वापस लेना चाहता था, उसने इस आंदोलन को बढ़ाया, इस आंदोलन को ऑक्सीजन दिया, इस आंदोलन को ग्रूम किया, जो आगे चल के हमास के रूप में कुख्यात हुआ। अब हमास का जो पूरा इतिहास है उसकी गहराई में अगर जाके देखा जाए तो हमास नामक संस्था या संगठन की स्थापना पैलेस्टाइन के एक रिलीजियस लीडर ने की थी। उस रिलीजियस लीडर का नाम था
शेख अहमद जमाल हसन यासीन। शारीरिक तौर पर तो शेख अहमद जमाल कई तरह की बीमारियों से ग्रसित थे। वे व्हील चेयर पर चलते थे, लेकिन स्कॉलरली दृष्टि से देखा जाए या विद्वता की दृष्टि से देखा जाए, इस्लामिक कानूनों को इस्लाम के एक विद्वान के रूप में देखा जाए तो शेख अहमद जमाल की एक अलग ही पहचान थी और उनकी इतनी इज्जत थी पैलेस्टाइन में और इस्लाम के मानने वालों में कि उनकी कोई भी अपील, कोई भी उपदेश, कोई भी उनका कहा गया वाक्य एक तरह से पत्थर की लकीर होता था इस्लाम के मानने वालों को। और इसलिए जब शेख अहमद जमाल हसन ने इजराइल के खिलाफ पैलेस्टाइन को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की अपील की, कॉल दिया, तो उनके पीछे लाखों की तादाद में इस्लाम के मानने वाले खड़े हो गए। और यह जो आंदोलन उस समय शुरू हुआ शेख अहमद जमाल हसन के नेतृत्व में, उसकी जो हम कहें कि उसका असर, उसका खामियाजा आज भी इजराइल और पैलेस्टाइन के लोग भुगत रहे हैं और इजराइल और पैलेस्टाइन के लोगों के बीच में आज भी खूनी संघर्ष जारी है। अब यह आंदोलन शुरुआत तो रिलीजियस मूवमेंट से हुआ, बाद में सशस्त्र क्रांति का रूप ले लिया और आज एक सबसे मजबूत आतंकी संगठन के रूप में जाना जाता है। टेररिज्म के अगर उस पर हम वापस जाएं तो शुरुआती दौर में टेररिज्म 3 तरह का इतिहासकारों ने माना था। पहला टेररिज्म था लेफ्ट विंग टेररिज्म, दूसरा टेररिज्म था इस्लामिस्ट टेररिज्म और तीसरा टेररिज्म था मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया में सक्रिय लोगों का द्वारा हिंसक आंदोलन के जरिए अपनी मांग मनवाने के लिए डाले जा रहे दबावों वाला टेररिज्म। एक और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इतिहास में दर्ज है, और अगर आप नेशन वाइज या नेशन टू नेशन टेररिज्म के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको मिलेगा कि चाहे भारत में सक्रिय आतंकी संगठन हो, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन हो, अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन हो, श्रीलंका में सक्रिय आतंकी संगठन हो, नॉर्दर्न आयरलैंड में सक्रिय आतंकी संगठन हो, या इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में गाजा स्ट्रिप्स में सक्रिय आतंकी संगठन हो, या मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में सक्रिय आतंकी संगठन। इन ज्यादातर सक्रिय आतंकी संगठन को अलग अलग वक्त में तत्कालीन सरकारों ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल राइवल्स को कमजोर करने के लिए, सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए परोक्ष रूप से इनको मदद की। इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया और जब यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस के लिए चुनौती पेश करने लगे तो उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई, मिलिट्री ऑपरेशन करके उनको लिक्विडेट करने की कोशिश की जाती रही। हम सब ने देखा है कि किस तरह से अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका
एक दूसरे की सुप्रीमेसी कम करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के संगठनों की मदद लेते रहे, इस तरह के संगठनों को ऑक्सीजन देते रहे। जब अफगानिस्तान में नजीबुल्लाह की सरकार थी तो नजीबुल्लाह की सरकार रूस के तरफ ज्यादा टिल्टेड थी। रूस परस्त माना जाता था नजीबुल्लाह की सरकार को। तब यही अमेरिका तालिबान को इस्तेमाल कर रहा था नजीबुल्लाह की सरकार को डिथ्रोन करने के लिए, नजीबुल्लाह की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। और जब तालिबान अपनी मिलिट्री पावर के जरिए और पीछे से अमेरिकी सहयोग के जरिए नजीबुल्लाह को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो गया, तब वही तालिबान अमेरिका के लिए मुसीबत बन गया। जब तालिबान अमेरिकी फोर्सेज को अफगानिस्तान से बाहर हटाने के लिए मांग करने लगा, जब तालिबान अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी की मांग करने लगा, जब तालिबान विदेशी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटाने की मांग करने लगा, तो वही अमेरिका तालिबान से दो दो हाथ करने के लिए विवश हो गया। लेकिन नेट रिजल्ट क्या हुआ? हम सब ने देखा है कि किस तरह से वर्षों की मेहनत, हजारों करोड़ रुपया के लगाने के बावजूद, हजारों करोड़ की सैन्य सहायता देने के बावजूद, हजारों करोड़ के आर्म एमुनिशन अफगानिस्तान में देने के बावजूद अमेरिका तालिबान के सामने मजबूर हुआ अमेरिका छोड़कर जाने के लिए। और तालिबान की जो हुकूमत थी, अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी, वो तालिबान को हैंडओवर कर दिया और रातों रात अमेरिका रातों रात तालिबान छोड़ के भाग गया। श्रीलंका में भी हमने देखा है कि दशकों लिट्टे के आतंकियों का या तमिल लिबरेशन फ्रंट के अलग अलग आउटफिट्स ने किस तरह से श्रीलंका के जनजीवन को तबाह किया, और अंत में जब मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए श्रीलंका में सक्रिय तमिल आतंकी संगठनों को खत्म किया गया, उनको नेस्तनाबूद किया गया, तभी जाके वहाँ अमन चैन बरकरार हुआ। और उसकी कीमत हमारे देश को चुकानी पड़ी। हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को शहीद होना पड़ा, उन्हीं तमिल उग्रवादियों की साजिश के चलते, उन्हीं तमिल उग्रवादियों के हमले के चलते। तालिबान, तमिल उग्रवादी या भारत के जो में सक्रिय एक लंबे समय तक सिख आतंकी संगठन थे, इन लोगों ने न ही केवल वहाँ के आवाम के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया, उनको सैकड़ों की तादाद में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा, बल्कि वहाँ के प्रमुख नेताओं की भी हत्या की। श्रीलंका के एक नहीं कई राष्ट्राध्यक्ष इन्हीं आतंकी संगठनों के हाथ शहीद हुए। भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री इन्हीं आतंकी संगठनों के हाथ शहीद हुए। इसी तरह के उदाहरण आपको दुनिया के तमाम मुल्कों में मिल जाएगा, जब आतंकी संगठनों ने वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को, वहाँ के प्रमुख नेताओं को, वहाँ के निर्दोष जनता को, वहाँ के सिविल सर्वेंट्स को मौत के घाट उतारा हो। तो इस तरह से शुरुआती दौर में भले ही अपना पॉलिटिकल एजेंडा ठीक करने के लिए, अपने पॉलिटिकल राइवल्स को कमजोर करने के लिए, सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अलग अलग राजनीतिक
नेताओं ने, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग देशों में इस तरह के आतंकी संगठनों की मदद ली, उनको मजबूत किया, लेकिन फाइनली वे भी इसी तरह के आतंकी संगठनों के शिकार हुए, इसी तरह के आतंकियों के शिकार हुए। तो इसलिए सामान्य तौर पर एक ही आम धारणा है कि आतंकवाद किसी भी दृष्टि से न तो समाज के हित में है, न मानवता के हित में है, न किसी भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के हित में है। इसलिए चाहे जितना भी मतभेद हो, जितना भी असंतोष हो, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स हो या डिस्क्रिमिनेशन के डिसीजन हो, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए इन मतभेदों को दूर किया जाए, इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर किया जाए, इस तरह की ज्यादतियों को पर अंकुश लगाया जाए। आतंकी तरीका, आतंकवाद, दहशतगर्दी किसी भी दृष्टि से न तो इंसानियत के लिए फायदेमंद है, न मानवता के लिए फायदेमंद है, न किसी समाज और देश के लिए हितकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।